ठीक है। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्सन रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी सारी वीडियोस मैंने डाल दी थी पब्लिक करके, तो जिसने नहीं अटेंड किया वो देख भी सकता है। क्या था रेजिडेंट का क्राइटेरिया, कैसे देखते हैं रेजिडेंट है या नहीं है, सबसे पूछ रहा हूँ। सबसे पहले क्या देखते हैं, 182 डेज वाला क्राइटेरिया। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या 182 दिन से ज्यादा रहा है या नहीं रहा है। उसके बाद तो फिर इसमें दो केस थे, एक ए था एक बी था। ए में क्या लिखा हुआ था, अगर इंडिया से बाहर जा रहा है बंदा, और बाहर जा रहा है और किस पर्पज से जा रहा है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, अनसर्टेन पीरियड। तो तीन केसेस के अंदर फिर वो 182 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं लगता, वो डायरेक्ट क्या बन जाता है, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जिस दिन वो गया है। और ऐसे ही अगर कोई इंडिया के अंदर आ रहा है उस पर भी 182 डे वाला क्राइटेरिया नहीं लगता है, लेकिन अगर वो इंडिया में किस पर्पज से आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन पीरियड, तो जैसे ही वो आया वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। आरबीआई ने एक डायरेक्शन दे रखी है, क्या डायरेक्शन दी, अगर कोई हायर स्टडीज के लिए बाहर जा रहा है तो क्या मानेंगे कि वहीं जाके सेटल हो जाता है, तो उसको भी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही मानने लग जाएंगे। ठीक है जी। अगर किसी ब्रांच, एजेंसी, ऑफिस इनका देखना है तो इनकॉर्पोरेट तो होती नहीं है। हाँ, पहले तो देखेंगे है कहाँ पे, अगर वो इंडिया के अंदर है तो रेजिडेंट, इंडिया के बाहर है तो कंट्रोल देखेंगे, अगर वो कंट्रोल करने वाला रेजिडेंट है तो वो भी क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। अगर कोई इनकॉर्पोरेटेड है जैसे कंपनी, एलएलपी, इनका क्या देखेंगे, इनकॉर्पोरेशन हुआ कहाँ है, रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ इस डेफिनेशन के अंदर था नहीं जिसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड करके लिखा हुआ था। जब इतना एक्सटेंड करके लिख रहे हैं तो हो सकता है एग्जाम में भी पूछा जाए। चलो जी, अब हमें स्टार्ट करना था पेज नंबर 3.17, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है जी। चलो जी, सेक्शन 4, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। इस एक्ट में अगर कहीं पे एक्सेप्शन दी हुई है वो फॉलो करनी है, वरना ये प्रोविजन लगेगा। क्या कह रहा है, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल एक्वायर, होल्ड, own, possess or transfer any foreign exchange, foreign security or any immovable property situated outside India। कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा, ना एक्वायर करेगा, ना होल्ड करेगा, ना ओन करेगा, ना ट्रांसफर करेगा, किस चीज को, फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन सिक्योरिटीज को, या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कहाँ है, इंडिया के बाहर है। इस सेक्शन ने क्या लगा दी, कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन लगा दी, लेकिन इसने पहले एक वर्ड लिख दिया, क्या लिख दिया, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर अगर कहीं पे कुछ और लिखा हुआ है तो वो प्रोविजन फॉलो करके आप ये सारे काम कर सकते हो। ऑथराइज पर्सन, तो वो ऑथराइज पर्सन के साथ कर लो, बिल्कुल। अब जैसे इसमें कह रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए प्रोविजंस देखने पड़ेंगे। अगर कोई फॉरेन सिक्योरिटी खरीद रही हो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के प्रोविजन देखने पड़ेंगे। दिस सेक्शन प्रिवेंट इंडियन रेजिडेंट टू एक्वायर, होल्ड और ओन, पोजेस और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड, then through separate notification acquisition of these asset has been permitted subject to certain conditions and compliance rule। तो इस सेक्शन ने मना किया, बाद में क्या आ गए, कुछ नोटिफिकेशंस आ गए, उसके अंदर क्या कर दिया, परमिट कर दिया, अलाउ कर दिया। ठीक है जी कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब इसका थोड़ा सा मेन टॉपिक आ गया है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। फैमा में तीन ही चीजें हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। चलो जी, सेक्शन 5, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। द टर्म करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इज डिफाइंड नेगेटिवली। हमने पीछे ही पढ़ ली थी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन। क्या होती है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, अदर देन कैपिटल। क्या इतना लिख देंगे, इसमें कुछ इंक्लूड्स भी लिखा हुआ था, कुछ इंक्लूड्स भी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, बिल्कुल, या तो लाइबिलिटी इनकर हो रही हो या असेट बन रहा हो, कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, किसका, इंडियन पर्सन का, या आउटसाइड वाले पर्सन का इंडिया के अंदर कोई एसेट बन रहा हो या लाइबिलिटी बन रही हो। और लाइबिलिटी के अंदर क्या आ जाती है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी इंक्लूडेड है। तो अदर देन कैपिटल सारी क्या हो जाएंगी जी, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अभी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी हमें आगे पढ़नी है। एंड इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड किया हुआ है, पेमेंट इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, अदर सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटीज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या ये चारों पॉइंट पीछे पड़े हुए, नहीं पड़े हुए, बिल्कुल पड़े हुए। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हम पीछे कवर कर चुके हैं, तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर लोन लिया है बाहर से, क्या लिया है, लोन लिया है, मैंने बाहर से लोन लिया है, बाहर की कंट्री से, कौन सी ट्रांजेक्शन है ये, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये शॉर्ट टर्म लोन है तो क्या है ये, तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इस लोन के अगेंस्ट में मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, क्या है ये, करंट अकाउंट।
अगर मैं रेमिटेंस कर रहा हूँ किस चीज का, लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट, स्पाउस और चिल्ड्रन, जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए कुछ पैसा भेज रहा हूँ, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। या मैं फॉरेन ट्रेवल या एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई खर्चा कर रहा हूँ, तो ये भी क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्लियर है जी? एक बार एग्जाम्पल 3 देखेंगे। एन इंडियन रेजिडेंट इंपोर्ट मशीनरी फ्रॉम अ वेंडर इन यूके, बस इतना ही पढ़ेंगे, फॉर इंस्टॉलिंग इन हिज फैक्ट्री। ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार, यहाँ क्या हो गया? एन इंडियन रेजिडेंट imports machinery from a vendor in UK for installing in his factory। बस इतना ही पढ़ना है, सब ऊपर देखेंगे वापस। ऊपर देखो, सारे ऊपर देखो। एन इंडियन रेजिडेंट जिसने क्या करी है, मशीनरी इंपोर्ट करी है यूके के वेंडर से, कहाँ इंस्टॉल करनी है? अपनी फैक्ट्री के अंदर। क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन? करंट, करंट कैपिटल, करंट कैपिटल, कैपिटल। देखो फिर एक बार डेफिनेशन को रिपीट करते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या थी? इंडियन पर्सन का इंडिया के बाहर क्या हो, असेट क्रिएट हो या लाइबिलिटी क्रिएट हो। यहाँ पे मशीनरी क्या हो रही है, इंपोर्ट हो गई, इंडिया में आ गई। क्या इंडिया के बाहर कोई असेट है उसका? नहीं। तो यही लाइन आगे लिखी हुई है, एज पर अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स लॉ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम इनकम टैक्स अकाउंट के हिसाब से देखें तो मशीनरी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। However, under FEMA, it does not alter or create an asset in India for the UK vendor. It does not create any liability to a UK vendor for the Indian importer. Once the payment is made, the Indian resident to the UK vendor neither owns nor is owned anything in the other country. Hence, it is a current account transaction. देखो मशीन इंडिया के अंदर आ चुकी है और उस बंदे ने पेमेंट भी कर दिया, तो ना बाहर की कोई लाइबिलिटी रही और ना ही बाहर का कोई असेट रहा। कहीं का भी है, मान लो अगर इंडियन रेजिडेंट इंपोर्ट मशीनरी फ्रॉम अ वेंडर, यहाँ पे इंडियन ने परचेज करी है, बाहर बनना चाहिए एसेट। कैपिटल के लिए क्या जरूरी है, बाहर एसेट बनना चाहिए। ये एसेट तो इंडिया में आ गया ना। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एसेट कहाँ बनना चाहिए, बाहर बनना चाहिए। लाइबिलिटी कहाँ बननी चाहिए, बाहर बननी चाहिए। अगर इंडियन रेजिडेंट की लाइबिलिटी बाहर बन गई तो क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। अगर बाहर एसेट बन गया तो क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। अगर मैं बोलूँ इस मशीनरी को क्रेडिट पे खरीदा है, क्या है ये? तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कहाँ, इंडिया के बाहर। लेकिन अगर मैंने पेमेंट कर दी पूरी, तो अब ना कोई लाइबिलिटी है बाहर, ना कोई एसेट है बाहर, तो क्या है ये, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। एसेट तो बन रहा है, एसेट बन रहा है। हाँ बिल्कुल, कैपिटल एक्सपेंडिचर है एज पर इनकम टैक्स, एज पर अकाउंट्स। लेकिन फेमा के हिसाब से कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है, फेमा के हिसाब से क्या है ये, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 रिपीट कर दिया गया। एन इंडियन रेजिडेंट इंपोर्ट मशीनरी फ्रॉम अ वेंडर इन यूके फॉर इंस्टॉलिंग इन हिज फैक्ट्री ऑन अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अब बताओ जी क्या है ये, करंट कैपिटल। ऊपर देख, नीचे थोड़ी देखना है। हाँ, कैपिटल, 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 दो आ गए करंट वाले। हाँ करंट वाले बता दो। हाँ तुम तो स्टार्टिंग क्यों करंट, शॉर्ट टर्म है ना यार। कितना है, 3 महीने का क्रेडिट है। 3 महीने क्रेडिट क्या मानोगे, शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म वाली लाइबिलिटी क्या होगी, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो ये कैपिटल नहीं है जी, क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। एज पर अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स, ये क्या है, देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ द इंडियन इंपोर्टर टू द यूके वेंडर। टेक्निकली अंडर फेमा आल्सो इट इज अ लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया। हाउएवर अंडर डेफिनेशन ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, short term banking and credit facilities in the ordinary course of business are considered as a current account transaction as import of machinery on credit term is a current account transaction। तो जो 1 साल तक की क्रेडिट वाली पीरियड्स है उन सबको हम क्या मानेंगे, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। ठीक है जी, क्लियर कहानी। अगला एग्जांपल, एग्जांपल 5, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ट्रांसफर यूएस डॉलर 1000 टू हिज एनआरआई ब्रदर इन न्यूयॉर्क एज अ गिफ्ट। गिफ्ट दिया है किसको, रेजिडेंट इन इंडिया ने अपने ब्रदर को, जो क्या है रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन? करंट, 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 सबको करंट ही लग रही है, बिल्कुल करंट ही है। जब उसने पैसे दे दिए और पैसे बाहर ट्रांसफर हो गए, तो मेरा कोई एसेट क्रिएट हुआ बाहर, क्या मेरी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई बाहर? क्या उस बंदे की जो एनआरआई है उसका इंडिया के अंदर कोई एसेट क्रिएट हुआ, नहीं क्रिएट हुआ। क्या कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई, नहीं क्रिएट हुई। तो ये क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। इसीलिए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को नेगेटिवली डिफाइन किया गया है अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। और जो नीचे 4 लिखे हुए हैं, क्या वो एक्सक्लूसिव है, वो इंक्लूसिव है। उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, जो कैपिटल नहीं है वो सब क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। हाँ ये तो दिख ही रहा है कि जो 4 पॉइंट डाले हैं ये तो करंट ही है,
इनके अलावा और भी करंट हो सकते हैं। चलो जी, द फंड आर सेंट फ्रॉम पर्सन रेजिडेंट इंडियन बैंक अकाउंट टू द एनआरआई ब्रदर्स बैंक अकाउंट इन न्यूयॉर्क अंडर अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स लॉ गिफ्ट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। However, under FEMA, once the gift is accepted by the NRI, no one owns or owes anything to anyone in India or USA. The transaction is over. Hence, it is a current account transaction. ठीक है जी? If gift is a current account transaction, why is there restriction under current account regulation? It is because while there is no restriction on current account transaction, some reasonable restriction can be imposed. Otherwise, people may transfer fund abroad under the grab of current account transaction. वैसे तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होती है, फ्री होती है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है ताकि लोग इसका गलत यूज ना करें। अब एक एग्जांपल और देता हूं आपको। मैंने अपने, एक मेरा ब्रदर है जो कहाँ रहता है, इंडिया के बाहर, वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। मैंने उसको गिफ्ट दिया है एक प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर। कौन सी ट्रांजेक्शन है? पीछे क्यों देखना है, पीछे देख के क्या, कुछ नहीं है पीछे। मैंने अपने ब्रदर को जो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है उसको गिफ्ट दिया है। क्या गिफ्ट दिया है? एक प्रॉपर्टी। इंडिया में मेरा एक फ्लैट है, मैंने उसे गिफ्ट कर दिया। कौन सी ट्रांजेक्शन? कैपिटल, कैपिटल क्या नहीं मानी जाएगी? वॉइड। कैपिटल है या करंट है बताओ? फेमा अलाउ करता है नहीं करता, उससे क्या मतलब है हमें? कहाँ पढ़ा आपने फेमा अलाउ नहीं करता? सेक्शन 3 पढ़ा हमने, सेक्शन 4 पढ़ा, तो उसका ये भी तो लिखा हुआ है ना कि आप उसे कर भी सकते हो फेमा के हिसाब से। तो ऐसा थोड़ी है कर ही नहीं सकते। अरे मैंने उसे गिफ्ट दिया है, अभी कोई ट्रांसफर वांसफर नहीं, गिफ्ट दिया है फ्लैट। हाँ हाँ, तो बताओ जी ये कैपिटल है या करंट है? कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल। मैंने अपने भाई को जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है उसको गिफ्ट दिया है। क्या दिया है गिफ्ट के अंदर? मैंने बोला ये जो फ्लैट है इंडिया के अंदर ये तेरा हो गया, खेल लो जी। अब क्या है? कैपिटल नहीं पता? नहीं पता तो सबको होना चाहिए। करंट अकाउंट की डेफिनेशन बता दी है तो पता तो होना चाहिए। अरे मैं तो रेजिडेंट इन इंडिया हूँ, मैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मैं उसे गिफ्ट दे रहा हूँ, मैंने उसे प्रॉपर्टी गिफ्ट दी है और वो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है। क्या रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का असेट क्रिएट हो गया नहीं हो गया इंडिया के अंदर? तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होती है? या तो मेरा असेट बाहर क्रिएट हो जाए या मेरी लाइबिलिटी बाहर क्रिएट हो जाए, या इसका वाइस वर्सा, बाहर वाले का असेट इंडिया के अंदर क्रिएट हो जाए या बाहर वाले की लाइबिलिटी इंडिया के अंदर क्रिएट हो जाए। जब मैंने उसे फ्लैट दिया है, क्या फ्लैट उड़ के वहां चला जाएगा? फ्लैट तो यहीं रहेगा। तो क्या बाहर वाले की यहाँ पे प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई नहीं हो गई, एसेट क्रिएट हो गया, तो दिस इज द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। जब मैंने उसे गिफ्ट दिया वो पैसे कहाँ चले गए? बाहर चले गए उसके अकाउंट में। तो वो पैसे इंडिया में थोड़ी है, वो कहाँ जा चुके हैं? बाहर जा चुके हैं। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। इजी पीजी एकदम। If however the person resident in India gives person resident outside India gift in Indian currency for the person resident outside India, it will result in fund lying in India. For PRI, there is no creation of asset or liability as this transaction create an asset in India for the PROI. It is a capital account transaction. मैंने अगर इंडियन करेंसी में कुछ दिया है उसे, इंडियन करेंसी कहाँ है? इंडिया में है। गिफ्ट दिया इंडियन करेंसी और इंडियन करेंसी कहाँ है? इंडिया में है। तो क्या उसका एसेट क्रिएट हो गया नहीं हो गया? यहाँ पे बिल्कुल क्रिएट हो गया। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्लियर? इन अ सिमिलर मैनर, if a PROI gives a gift to PRI by remitting funds in India, there is no restriction. ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? In a similar manner, if a PROI gives a gift to PRI by remitting funds in India, remitting funds in India का मतलब क्या है? फंड्स इंडिया में आ गए हैं, बाहर वाले ने मुझे गिफ्ट दिया और फंड्स कहाँ आ गए हैं? इंडिया में आ गए हैं। क्या ये कैपिटल है, करंट है? करंट है भाई, वहां बाहर कुछ क्रिएट ही नहीं हुआ। However, the PROI gives funds abroad. The resident cannot keep it abroad. He has to bring it in India. अगर उसने मुझे बाहर कोई करेंसी दी है तो मेरे को वो इंडिया में लानी पड़ेगी। ये फेमा का एक रूल। A person may sell or draw foreign exchange to or from an authorized person if such sale or drawn is a current account transaction. तो अगर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है तो आप इजीली जाके ऑथराइज पर्सन से पैसा ड्रॉ कर सकते, एक्सचेंज करवा सकते हो। The CG may in public interest and in consultation with the RBI impose reasonable restriction for current account transaction. तो CG चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर सकता है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और किसके साथ कंसल्ट करके लगाएगा? आरबीआई के साथ में। पहले हम जनरली क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है? फ्री है, लेकिन फिर भी क्या लग सकती है? रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है।
फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर फैमा रूल्स, और फैमा रूल्स के अंदर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। द जनरल रूल इज टू बी अंडरस्टूड इज दैट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आर फ्रीली परमिटेड। जनरल रूल क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कैसे होगी, फ्रीली होगी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए क्या लिखा हुआ है कि वो तो प्रोहिबिटेड है अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन फ्रीली परमिसिबल है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन वैसे तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन चाहे तो कुछ एग्जेम्पशंस डाल सकते हैं, और डाली भी है। अब बाहर वाले क्या इंडिया कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, तो कौन सी ट्रांजेक्शन है? अगर मैं बाहर की कंपनी के शेयर खरीदता हूँ, कौन सी ट्रांजेक्शन है? कैपिटल मेरा एसेट क्रिएट हो रहा है बाहर, क्या मैं खरीद नहीं सकता आज के टाइम पे? बिल्कुल खरीद सकता हूँ। तो कुछ कुछ तो परमिट भी कर दी गई है। तो जनरल रूल क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है, फ्रीली परमिसिबल, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड, लेकिन उनके लिए कुछ एग्जेम्पशंस डाली जा सकती है। सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट परमिट एनी पर्सन to sell or draw foreign exchange to or from an authorized person to undertake current account transaction। फिर वही बात रिपीट हो रही है, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। Let us now see the various schedules to the rules that lay down the restriction। अब 3 शेड्यूल पढ़ेंगे हम, कौन कौन से, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। ये तीनों शेड्यूल किसकी बात करते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है वो कौन से शेड्यूल्स में लगाई गई है, 1, 2, 3 के अंदर। ठीक है जी। पहले आ रहा है शेड्यूल 1, ट्रांजेक्शन फॉर विच ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड। इन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस के लिए आप पैसा विड्रॉ ही नहीं कर सकते हो, मतलब ये सब होगा ही नहीं। ये वर्ड क्या लिखा है इन्होंने, प्रोहिबिटेड। तो शेड्यूल 1 में क्या है, प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन। सबसे पहली रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग, मतलब आप पैसा जीते हो लॉटरी से, अब उस पैसे को आप कहाँ यूज करना चाह रहे हो, आप ऑथराइज पर्सन के पास लेके जा रहे हो कि इसको कन्वर्ट कर दो, इसे चेंज कर दो, मुझे क्या करनी है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करनी है, प्रोहिबिटेड, आप नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो लॉटरी विनिंग्स वाला पैसा कभी भी रेमिटेंस के लिए यूज नहीं होगा। मैं पैसा जीता, मैं चाहता हूँ मैं अपने भाई को गिफ्ट भेज दूं बाहर, क्या भेज सकता हूँ? लॉटरी में जीता हूँ पैसा, नहीं भेज सकता। हाँ हाँ हाँ। नहीं, अभी इसमें कुछ ट्रांजेक्शन लिखी होगी स्पेसिफिकली, ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ये ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते, और ये कर सकते हो। तो देखो, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग कर ही नहीं सकता। अगर मेरे पास जनरल पैसा है तो अगर मुझे करनी है तो मैं ऑथराइज पर्सन के साथ जाके कर लूं। तो ये सेक्शन 3 कहता था, ये रेस्ट्रिक्शन है। ये क्या आ गया शेड्यूल 1 के अंदर, प्रोहिबिशन, ये काम तो होगा ही नहीं। अगली बात, रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग एक्सेट्रा और एनी अदर हॉबी। क्या किसकी बात कर रहा है ये? अब इनकम कहाँ से हुई है, रेसिंग से, राइडिंग से, हॉर्स राइडिंग से जीते हो या किसी रेस में जीते हो, उनको भी आप बाहर रेमिट नहीं कर सकते हो। उसको भी आप जाके एपी को बोलोगे कि मेरा कन्वर्ट करवा दे, मुझे बाहर भेजना है, नॉट अलाउड। ठीक है जी। मैं लॉटरी में पैसा जीता, मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स बाहर घूमने जाना चाहते हैं, मैं उनके ट्रेवल एक्सपेंस करना चाहता हूँ अपनी लॉटरी विनिंग अमाउंट से, क्या कर सकता हूँ? क्या ट्रेवल एक्सपेंस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है? बिल्कुल है। क्या मैं लॉटरी विनिंग से वो पैसा यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? प्रोहिबिटेड, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग। ये शेड्यूल 1, 2, 3 करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तीसरी बात, रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, बैंड, प्रिस्क्राइब मैगजीन्स, फुटबॉल पूल, स्वीपस्टेक्स एक्सेट्रा। ये क्या कहना चाह रहा है? अब मेरी मेहनत की कमाई है, कौन सी कमाई है? मेहनत की। अब मैं इस मेहनत की कमाई को ऑथराइज पर्सन से चेंज करवा के क्या करना चाहता हूँ, बाहर की कोई लॉटरी टिकट खरीदना चाहता हूँ या कोई मैगजीन्स खरीदना चाहता हूँ। कौन सी वाली मैगजीन्स? बैंड मैगजीन्स, जिनको बैन किया हुआ है। क्या मुझे अलाउ करेंगे? नहीं अलाउ करेंगे। क्या लिखा हुआ है? बैंड मैगजीन। तो कुछ ऐसी मैगजीन्स होगी जो बैन करेगी। आप गूगल करके चेक कर सकते हो कि फैमा में कौन कौन सी मैगजीन्स बैन करेगी, और वैसे इतना हम सबको आइडिया है कि कैसी मैगजीन्स बैन करेगी। फुटबॉल पूल्स या स्वीपस्टेक्स। फुटबॉल पूल्स क्या होते हैं? आप पैसा लगाना चाहते हो किसके अंदर? फुटबॉल के अंदर गैम्बलिंग करना चाह रहे हो बाहर, नॉट अलाउड। ठीक है जी। स्वीपस्टेक्स, कैसीनो वगैरह में जाते हैं, तो बाहर के कैसीनो में जाके मैं वो अपनी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वहां यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ, नॉट अलाउड। यार करने को तो देखो, मैं उसको बताऊंगा थोड़ी ऑथराइज पर्सन को मुझे ये काम करना है। वो मुझे कुछ पूछेगा तो मैं अगर ये लिख दूंगा कि मुझे ये करना है तो वो नहीं देगा। अगर मैं कुछ और लिखूंगा तो वो मुझे देगा, और मैं उसे जाके इनमें यूज कर रहा हूँ, तो भाई वो थोड़ी पकड़ पाएगा। लेकिन अगर पकड़ा गया
तो धर लेंगे मेरे को, बिल्कुल जी। धरेगा कौन, कौन पकड़ेगा, वही कौन, ईडी। कौन पकड़ेगा, ईडी। बिल्कुल बिल्कुल पड़ गया है। Remittent payment of commission on export made toward equity investment in joint venture wholly owned subsidiaries abroad of Indian company। ये बड़ा मुश्किल मुश्किल पॉइंट है, इतनी इजी पॉइंट है नहीं है, फिर भी एक बार कोशिश करो क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट। बहुत वर्ड लिखे हुए, होली ओन सब्सिडरीज, ज्वाइंट वेंचर्स। ये वर्ड तो वैसे आपको पता है, होली ओन सब्सिडरी क्या होती है, ज्वाइंट वेंचर भी आपको पता है क्या होता है। पेमेंट ऑन कमीशन ऑफ एक्सपोर्ट, आप कमीशन दे रहे हो किस चीज पे, एक्सपोर्ट। अब यार मैं जब बाहर एक्सपोर्ट करूंगा कोई चीज, तो हो सकता है मैं डायरेक्ट नहीं बेच पा रहा, किसी ब्रोकर के थ्रू बेचूंगा, तो क्या उसे कमीशन नहीं दूंगा मैं, तो क्या उसको मना कर रहे हैं ये। और कमीशन देना क्या करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, सबसे पहली बात तो ये, कमीशन देना करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। क्या मेरा एसेट क्रिएट हो रहा है, मैं किसी को कमीशन दे रहा हूँ, तो नहीं। तो जब मैं कमीशन दे रहा हूँ एक्सपोर्ट करने के लिए, और ऑब्वियसली बात है मुझे देनी भी पड़ेगी, ऐसे कोई एक्सपोर्ट मेरा होगा नहीं, लेकिन यहाँ मैं कमीशन किसको दे रहा हूँ, मेरी ही ज्वाइंट वेंचर को, मेरी ही होली ओन सब्सिडरी को। मैं एक इंडियन कंपनी हूँ और मेरी सब्सिडरी इंडिया के बाहर है, मैं एक्सपोर्ट करने के लिए कमीशन किसको दे रहा हूँ, अपनी ही होली ओन सब्सिडरी को। नॉट अलाउड, तो ये अलाउड नहीं, ठीक है जी। अब जब मेरी होली ओन सब्सिडरी है तो भाई कमीशन किस बात की, बिल्कुल आप पैसा घुमा रहे हो, इसके लिए आपने ट्रांजेक्शन करी, आप होली ओन सब्सिडरी को कमीशन किस बात की दोगे। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। एक नया वर्ड आ गया जी, डिविडेंड बैलेंसिंग। देखो जो ये वर्ड सारे लिखे हुए हैं ना, इनको लिखते हुए चलना, क्योंकि आज तो सुनने में अच्छे लग रहे हैं ये, लेकिन 2 दिन बाद, हफ्ते बाद आप खुद भूल जाओगे कि इनका मीनिंग क्या था। क्या कह रहे हैं, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। अंडरलाइन कर लो डिविडेंड बैलेंसिंग। मियाँ पीछे कौन सा खाता बुक बना रखा है, कुछ नहीं है। डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल, क्या होता है जी डिविडेंड बैलेंसिंग, कभी सुना है वर्ड, चलो बता देता हूँ कहाँ सुना होगा, मैंने सुना होगा, मैंने कभी सुनाया नहीं है, तो सुनने का मतलब नहीं। डिविडेंड बैलेंसिंग क्या होता है, देखो इंडियन कंपनीज में बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट किया, बाहर से क्या आया, पैसा आया। अब जब उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं तो मैं उनको क्या दूंगा, डिविडेंड, डिविडेंड दूंगा ना। अब अगर किसी लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो डिविडेंड उनको भी जाएगा। तो जब उनको डिविडेंड जा रहा है, ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। डिविडेंड जाने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज मेरे को देना है आगे। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई अगर आपकी कंपनी में बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है ना, तो आपको डिविडेंड बैलेंसिंग करनी है। कैसे बैलेंसिंग करनी है, जितना पैसा आप इंडिया में लेके आए हो, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया इंडिया के अंदर, उससे ज्यादा डिविडेंड आप नहीं दोगे। क्या नहीं हो सकता ऐसा, उन्होंने शेयर खरीदा 100 रुपए का, कितने रुपए का, 100 रुपए का, तो बाहर की करेंसी कितनी आई, 100 रुपए की करेंसी आ गई बाहर की, मैं डिविडेंड देना चाहता हूँ 200 रुपए, क्या जितनी करेंसी इंडिया में आई उससे ज्यादा बाहर नहीं जा रही, तो इंडिया का घाटा है या नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, डिविडेंड बैलेंसिंग आपको करके चलनी है, जितने की इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा का डिविडेंड आपको नहीं देना। अगर उससे ज्यादा का डिविडेंड दिया तो वो क्या है जी, प्रोहिबिटेड है। वो क्या है, प्रोहिबिटेड है। आज हाँ जी, नहीं टोटल टोटल डिविडेंड, हाँ हाँ टोटल डिविडेंड, हाँ जितनी इन्वेस्टमेंट आप ला रहे हो, इनफ्लो जितना है उससे ज्यादा आउटफ्लो नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से। कहने का मतलब ये है, आपने इनफ्लो बढ़ा दिया तो आप थोड़ा आउटफ्लो भी बढ़ा सकते हो, लेकिन आज के टाइम में ये कंडीशन काफी एग्जेम्पशन दे दिए, बहुत सारे सेक्टर्स को अलाउ कर दिया कि अब जितना मर्जी डिविडेंड दो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, किस ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, अगर डिविडेंड बैलेंसिंग रहेगी तो लोग कम इन्वेस्ट करेंगे, तो हम तो ये चाहते हैं ना इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। तो इस कंडीशन पे बहुत सारी एग्जेम्पशन आ चुकी है बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर। चलो जी अगला, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपीज स्टेट क्रेडिट रूल एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टोबैको। अब ये क्या कहना चाह रहा है, फिर वही बात, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, आप किस पे कमीशन दे रहे हो, एक्सपोर्ट्स पे, तो भाई देनी भी पड़ती है। लेकिन आप जब अभी एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, आप डायरेक्ट कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, कौन सी स्कीम है,
रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। अगर उसके अंदर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप किसी को कमीशन नहीं दोगे। ये जो रुपी स्टेट क्रेडिट रूट है, ये रशिया के साथ टाई अप था गवर्नमेंट का। रशियन गवर्नमेंट को हम सप्लाई कर रहे थे। जब गवर्नमेंट का टाई अप हुआ है, तो यहाँ पे किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टी एंड टोबैको सप्लाई कर रहे हो, उस केस में 10% अलाउड है। क्योंकि टी एंड टोबैको प्रोडक्ट कैसे है, खतरनाक है ना, हार्मफुल प्रोडक्ट है। अगर आप हार्मफुल प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, अब उसको बेचने के लिए अगर आपको किसी को कमीशन देनी है, तो आप दे सकते हो। कितनी दे सकते हो? इनवॉइस का 10%। इसके अलावा किसी प्रोडक्ट पे कमीशन दे रहे हो और रुपी स्टेट क्रेडिट के अंदर जा रहे हो, कमीशन अलाउड नहीं। ठीक है जी। पता नहीं, गवर्नमेंट ने बोल दिया। देखो, इंडिया टी को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, आपको पता ही होगी ये बात। इंडिया में टी की अच्छी खासी प्रोडक्शन है। तो अगर बाहर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसकी प्रोडक्शन हमारे पास अच्छी खासी है, तो उस पर आप कमीशन दो, अलाउड। यही गवर्नमेंट की इंटेंशन रही होगी। पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन। क्या कभी नाम सुना है किसी ने कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन? कॉल बैक सुना है, जो इंडिया में यूज करते हैं कि भाई अभी नहीं, थोड़ी देर में कॉल बैक करते हैं, या मैसेज भेज देते हैं, आई विल कॉल यू बैक लेटर। कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन। देखो, पहले क्या होता था, आपको पता ही होगा कि पहले कॉल करने में कितने ज्यादा पैसे लगते थे। और वो तो मैं इंडियन कॉल्स की बात कर रहा हूँ। अगर कोई इंटरनेशनल कॉल कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते थे, आईएसडी, अभी भी वही बोलते हैं, उसमें तो बहुत ही ज्यादा चार्जेस लगते थे, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो जब चार्जेस लगते थे, तो फायदा किसका होता था? टेलीफोन कंपनी से। गवर्नमेंट बेचारी खामखा बीच में रगड़ देते हो, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का फायदा हो रहा था। और जब टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का फायदा हो रहा था, तो अल्टीमेट फायदा किसको जा रहा था? गवर्नमेंट को। सही कर दिया आपने भी, हाँ। तो जब टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज प्रॉफिट कमाएगी, तो टैक्स किसको देगी? गवर्नमेंट को देगी। तो गवर्नमेंट को भी फायदा है। और जब कंपनीज पैसा कमाएगी, तो इंडिया की भी ग्रोथ है। तो बढ़िया बात थी ये। तो लोगों ने क्या निकाला एक तरीका, इंडिया से कॉल करते थे, इंडिया से कॉल करते थे, नहीं तो वो क्या होता था, इंडिया से या तो कॉल जाएगी बहुत छोटी सी, या खाली मिस कॉल जाएगी। क्या जाएगी? मिस कॉल जाएगी खाली। ठीक है, मिस कॉल जाएगी दूसरी कंट्री से, क्या आएगा? कॉल आएगा आपके पास। और आपको जिसको कॉल करना है ना, वो उसको लाइन पे लेके आपकी बात करवा देगा। वो बंदा क्या दे रहा है? कॉल बैक सर्विसेज। आपने क्या करी? मिस कॉल दी, उधर से आपके कॉल आ गई, बताओ किससे बात करनी है? हाँ जी, इससे बात करनी है, नंबर दो। वो उसको कॉल करेगा, आप दोनों को लाइन पे लेगा, आपकी बात करवा देगा। मरा कौन बीच में? इंडियन कंपनीज मर गई और गवर्नमेंट मर गई। तो गवर्नमेंट ने कहा कॉल बैक सर्विसेज क्या है? प्रोहिबिटेड। ठीक है जी। सब कुछ पहली बार ही सुना है। यहाँ पे हमने पढ़े 8-7 पॉइंट, कौन सा सुना हुआ था? रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम। देखो, एक अकाउंट का नाम है, क्या नाम है? नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट। मतलब एक नॉन रेजिडेंट इंडिया के अंदर ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। हम अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, तो वो सेविंग अकाउंट, वो सब हमें ऑप्शन देते हैं। नॉन रेजिडेंट के लिए क्या ऑप्शन है? नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट। अगर उसने इस अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम करी है, तो ये इसको बाहर नहीं ले जा सकता। उस इंटरेस्ट इनकम को उसे इंडिया में ही खर्च करना पड़ेगा, वो बाहर वापस नहीं जाएगी। ठीक है जी। ये क्या हो गई हमारी प्रोहिबिटेड। एक बाहर का बंदा एनआरआई, एनआरआई क्या कभी इंडिया में नहीं आता? आता है। क्या एनआरआई की फैमिली इंडिया में नहीं रहती? रहती है, नहीं रहती? तो भाई वो कुछ बैंक अकाउंट खुलवाते होंगे इंडिया के अंदर। नाम क्या है? नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट। उसने अकाउंट खुलवा लिया, उसमें पैसा डला हुआ है, क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। उस इंटरेस्ट इनकम को आप इंडिया के बाहर नहीं ले जा सकते, उसे इंडिया में ही खर्च करनी पड़ेगी। उसके लिए रेमिटेंस बाहर अलाउड। शेड्यूल 2, ट्रांजेक्शन विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब ये क्या है? पहले क्या थी? प्रोहिबिटेड। ये क्या है? रेस्ट्रिक्टेड। ये क्या है? रेस्ट्रिक्टेड। पर्पस ऑफ रेमिटेंस, अब देखो कुछ है ना, मिनिस्ट्रीज का नाम लिखा हुआ है, इन मिनिस्ट्रीज से आपको अप्रूवल लेना है। ठीक है जी। अगर आप कल्चरल टूर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कल्चरल टूर। जैसे हम भी एक टूर कर रहे हैं, कौन से वाला? ऋषिकेश वाला। लेकिन उस पर फैमा लगेगा? नहीं जी, उस पर कुछ भी नहीं लगेगा। उस पर खाली स्टेट टैक्स लगेगा और टोल टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं लगेगा। जब हम दिल्ली से ऋषिकेश जाएंगे, तो स्टेट टैक्स भी ले लेंगे और टोल टैक्स भी ले लेंगे, तो टैक्स तो ले लेंगे। लेकिन अगर इंडिया के बाहर कोई कल्चरल टूर कर रहे हो, उसके अंदर आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है जी। अगला कहता है एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया फॉर द पर्पस
other than promotion of tourism, foreign investment and international bidding by a state government and its public sector undertaking exceeding $10,000। अगर आप बाहर के किसी न्यूज़पेपर में कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, किस चीज का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आप टूरिज्म प्रमोट नहीं, इनके अलावा ये काम आप नहीं कर रहे हो, अदर देन टूरिज्म, अदर देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट या बिड इंटरनेशनल बिडिंग, और कितने अमाउंट से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा, 10,000 यूएसडी से ज्यादा आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब आप चाहो तो आप क्या करो, बाहर एडवर्टीजमेंट करो, लेकिन किसका करो, टूरिज्म को प्रमोट करो। आप क्या करवाओ, इन्वेस्टमेंट कराओ इंडिया के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है उन एडवर्टीजमेंट से, लेकिन इनके अलावा अगर कोई एडवर्टीजमेंट किया $10,000 से ज्यादा का, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय अ पीएसयू। पीएसयू क्या होती है, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक में उबासी आ रही है बीच में। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय अ पीएसयू। समझ आ रही है लाइन क्या है, क्या हो गया, क्या लिखा हुआ है इसमें, रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल, वेसल नहीं पता क्या होती है, शिप, फ्रेट क्या होता है, किराया, किराया दे रही है एक वेसल का, वेसल हायर किसने किया है, पीएसयू ने। तो पीएसयू अगर एक वेसल हायर कर रही है और उसके किराए के लिए रेमिटेंस कर रही है, तो किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। विंग भी लिखा हुआ है, चार्टरिंग विंग, बहुत बढ़िया। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अ पीएसयू ऑन सीआईएफ बेसिस अदर देन, दैट इज अदर देन एफओबी एंड एफएएस। सीआईएफ पता है हमें, भाई साहब 12th पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो, डायरेक्ट आए हो, डायरेक्ट एंट्री है सीधा 12वीं के 10वीं के बाद। सीआईएफ बेसिस, एफओबी बेसिस सुना है कभी, सीआईएफ एफओबी नहीं सुना आपने, उसके बाद भी पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा सीआईएफ एक्सपोर्ट, पहले सार्थक ने गर्दन हिलाई थी फिर मना कर दिया, सार्थक ने मना किया था, सीआईएफ वो नहीं पढ़ा, फ्री ऑन बोर्ड, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, सीआईएफ क्या होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, एफओबी क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मिला लोगे, आप बता रहा हूँ वही बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। मतलब क्या कह रहा है, पेमेंट कर रहे हैं हम इम्पोर्ट की, ओशियन ट्रांसपोर्ट मतलब सी से आया है आइटम, बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू पेमेंट कर रही है और बेसिस क्या है, सीआईएफ बेसिस पे आया। सीआईएफ क्या होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस रेट, मतलब सेलर की ही लाइबिलिटी है, किसकी लाइबिलिटी है, सेलर की, किस चीज की, सारे कॉस्ट की, जितना भी बीच का इंश्योरेंस होने वाला है, और एफ से क्या है, फ्रेट, सारी लाइबिलिटी किसकी है, सारी रिस्क किसकी है, सेलर की। तो अगर गवर्नमेंट ने सीआईएफ बेसिस पे इंपोर्ट किया है और उसके रिगार्डिंग पेमेंट कर दी है, तो अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। ये किसके लिए लग रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू के, ठीक है जी। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या है, सेलर ने जैसे ही रख दिया ना उसके ऊपर, अब सेलर का कोई लेना देना नहीं है, सारी रिस्क किसकी है, बायर की। तो सीआईएफ क्या होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस रेट, उसमें सेलर की रिस्क है, और एफओबी के अंदर सारी रिस्क किसकी है, बायर की। फ्री ऑन बोर्ड ये होता है फीस, फ्रेट, फ्रेट अलोंग विद शिप, एफएएस, फ्रेट अलोंग विद शिप, ये भी एक बेसिस है। अब सारे बेसिस आपको जानने भी जरूरी नहीं है, फ्रेट नहीं, इसमें फीस अलोंग विद शिप, फीस अलोंग विद शिप, तो इसमें फीस बियर करता है सेलर, जो शिप की फीस होती है कौन बियर करता है, सेलर बियर, ठीक है जी। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, कौन इंपोर्ट कर रहा है, या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू ओशियन के थ्रू और सीआईएफ बेसिस पे कर रहा है, तो भाई जो इंपोर्ट के लिए पैसा रेमिट करना पड़ेगा ना, उसमें अप्रूवल चाहिए किसका, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट अब्रॉड, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कभी नाम सुना है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस ऑफ टू देयर एजेंट्स अब्रॉड। मल्टी मॉडल का मतलब होता है बहुत सारे मोड है यहाँ पे, मतलब खाली शिप से नहीं आ रहा, रोड से भी आ रहा है, शिप से भी आ रहा है, एयर से भी आ रहा है, तो उसको क्या बोल देते हैं, मल्टी मॉडल। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर किसको दे रहे हैं रेमिटेंस, अपने एजेंट्स को जो इंडिया के बाहर है। देखो जब भी मैं बोल रहा हूँ कि चीज आ रही है, तो इंडिया के अंदर तो है नहीं है, कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है। तो जब बाहर से आ रही है तो रोड भी लग रहा है, और शिप भी लग रहा है, और एयर भी, फ्लाइट भी लग रही है, तो इसको क्या बोल देंगे, मल्टी मॉडल। मतलब एक से ज्यादा कुछ भी लगता है तो क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल। इसके अंदर अगर वो अपने एजेंट्स को पेमेंट दे रहे हैं, तो किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ शिपिंग। तो मल्टी मॉडल ट्रांसफर को क्या लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स बाय टीवी चैनल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये ट्रांसपोर्टर्स नाम सुना है, ट्रांसपोर्टर्स तो सुना होगा हमेशा, ट्रांसपोर्टर्स, पॉन्डर्स नहीं सुना। देखो ट्रांसपोर्टर क्या है, सामान इधर उधर लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं,
बड़े लेवल के। देखो हमारे टीवी में कुछ आ रहा है या हमारे इंटरनेट की हमें सर्विसेज मिल रही है, तो क्या इसमें भी कुछ चीजें इधर से उधर हो रही है या नहीं हो रही है? क्या सैटेलाइट से कनेक्टिविटी हो रही है ना? तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट करना। तो अगर ट्रांसपोर्ट के लिए आपने रेमिटेंस दी है किसी बाहर के बंदे को, तो अप्रूवल लेना पड़ेगा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको क्या लग रहा है आपका टीवी ऐसे चल रहा है, आपने रिमोट दबाया चल गया? क्या कोई सैटेलाइट से कनेक्शन है या नहीं है? और क्या उसमें हो सकता है कि हमेशा इंडियन ही इन्वॉल्व है? क्या बाहर की हमने कोई रेमिटेंस नहीं ले रखी, मतलब कोई सर्विसेज नहीं ले रखी, तो उनके हायरिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे ना, तो उसमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। किसकी बात कर रहे हैं? कंटेनर डिटेंशन चार्जेस। हाँ जी, ये क्या होते हैं? कंटेनर मतलब शिप्स के बाहर जो पड़े रहते हैं कंटेनर, उनको अगर डिटेन कर लिया, उसके चार्जेस है। तो उस चार्जेस में जो जितना अमाउंट बताया हुआ है, अगर उससे ज्यादा ले रहे हो तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अब्रॉड बाय अ पर्सन अदर देन इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल स्पोर्ट बॉडीज इफ द अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीड $1 1 लाख। बहुत देर से मैं बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट इजी सा है, अब आप बता दो। कोई नॉर्मल पर्सन है जिसको प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से रिलेटेड हाँ अदर देन इंटरनेशनल मैं नहीं करवा सकता बाहर स्पोर्ट्स इवेंट। मैं बाहर एक स्पोर्ट्स इवेंट करा रहा हूँ जिसमें प्राइज मनी देनी है मेरे को $2 लाख। तो अब जब बाहर देनी है $2 लाख, तो इंडिया से लेके भी तो जानी पड़ेगी, उसको रेमिट भी तो करना पड़ेगा इंडिया से। तो वो क्या मेरे को देंगे? मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? HR डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अगर आप प्राइज मनी या कोई स्पॉन्सरशिप किस चीज की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा रहे हो अब्रॉड बाय अ पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन, लेकिन वो कौन नहीं होना चाहिए? इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल स्पोर्ट बॉडीज। अगर कोई स्पोर्ट बॉडीज ये काम करवा रही है, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, उनको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन करवा रहा है और $1 लाख से ज्यादा पैसे चाहिए उसे, तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, ये क्या होता है? प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। पी का क्या है? प्रोटेक्शन, आई का क्या है? इंडेमनिटी। प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। देखो जब आप बाहर से कोई माल वाल मंगवाते हो ना, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, वहां के किसी P&I क्लब के साथ मेंबरशिप ले लो। किस चीज की मेंबरशिप? अब वो जो रास्ते में आएगा ना, तो अगर नुकसान हुआ तो कौन बियर करेगा? वो बियर करेंगे। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? टू मेक द लॉस गुड। तो मेरा नुकसान कौन बियर करेंगे? वो बियर करेंगे। तो अगर मैं कोई ऐसी मेंबरशिप ले रहा हूँ, तो मुझे किसका अप्रूवल लेना है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक। तो प्रोहिबिटेड पढ़ ली, रेस्ट्रिक्टेड पढ़ ली। अब कुछ तो ऐसी भी होगी ना जो मैं फ्रीली कर पाऊंगा, जिसमें किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। हर बार मैं मिनिस्ट्री के दरवाजे पे थोड़ी जाऊंगा छोटी छोटी चीजों के लिए। तो बड़ी बड़ी चीजें तो पढ़ ली, अब छोटी छोटी चीजें पढ़ लेते हैं। शेड्यूल 3, फैसिलिटी ट्रांजेक्शन विच, ये तो कौन सा हो गया? पिछला हो गया। शेड्यूल 3, फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैन अवेल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर द फॉलोइंग पर्पज विद इन द लिमिट ऑफ $2.5 लाख। ठीक है जी। तो एक बंदा $2.5 लाख ले सकता है नीचे वाली एक्टिविटीज के लिए। कोई परमिशन, कोई रेस्ट्रिक्शन की रिक्वायर्ड नहीं है। सीधा AP पे जाओ, कन्वर्ट करवा लो, अगर आपको ये सारे काम करने हैं। क्या करना है आपको? प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री। अगर आपको इंडिया के बाहर घूमने जाना है, तो कितने पैसे ले लो? $2.5 लाख ले लो। $2.5 लाख नहीं, $2.5 लाख क्या ले लो? $, USD। हाँ, आराम आराम से बोलो, मैंने रुपीज बोल दिया था। $, 2.5 लाख ओनली आप ले सकते हो। लेकिन अगर नेपाल या भूटान जा रहे हो, तो इसके लिए अलाउड नहीं। ठीक है जी, वहाँ इंडियन रुपीज ही चल जाए। गिफ्ट और डोनेशन, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है, डोनेशन देनी है, कितना ले लो? $2.5 लाख ले लो, कोई दिक्कत नहीं। गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, काम करने के लिए बाहर जा रहे हो, पैसा तो चाहिए, तो भी 2.5 लाख ले लो। इमिग्रेशन कर रहे हो, मतलब यहाँ से शिफ्टिंग कर रहे हो। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, अगर अपने क्लोज रिलेटिव्स को बाहर मेंटेन करना है, उसके लिए भी आप 2.5 लाख ले सकते हो। देखो क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन इसके अंदर नहीं दी हुई है, पीछे हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा कि वो क्लोज रिलेटिव है। उन्होंने लिखा ही क्या था कि आप अपने पेरेंट्स की, अपने स्पाउस की या अपने चिल्ड्रन की। तो ये भी तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। हाँ,
तो क्लोज रिलेटिव्स के लिए आप पैसा ले सकते हो। ट्रैवल फॉर बिजनेस और अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस और चेकअप अब्रॉड और फॉर अकम्पनिंग एज अटेंडेंट टू अ पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट या चेकअप। या तो आप बाहर कोई कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हो, कोई ट्रेनिंग करने जा रहे हो, या कोई मेडिकल एक्सपेंसेस है, या किसी का चेकअप करवाना है। अब जिसका चेकअप करवाना है वो भी, या कोई उसके साथ में जा रहा है एज एन अटेंडेंट, उसको भी तो पैसे चाहिए, तो वो भी कितने ले सकता है? 2.5 लाख यूएसडी ले सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है ज्यादा लग जाए। तो अभी इसके आगे लिखा हुआ है कि इन केसेस में ज्यादा भी। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, अगर एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो भी क्या है? 2.5 लाख। स्टडीज अब्रॉड, बाहर स्टडी करनी है, 2.5 लाख। एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कोई भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करनी है तो कितने मिल जाएंगे? 2.5 लाख। लेकिन क्या इसमें प्रोहिबिटेड वाले के लिए मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। रेस्ट्रिक्टेड वाले के लिए मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, लेकिन परमिशन भी लेनी पड़ेगी। Any additional remittance in excess of the said limit for the said purpose shall require prior approval of RBI। इससे ज्यादा लेना है तो किसका अप्रूवल ले लो? RBI का अप्रूवल ले लो। However, for the purpose mentioned at item number 4th, 7th, 8th, 4th में क्या था? 5th में 4th के बाद क्या है? 7th में क्या था? मेडिकल ट्रीटमेंट। और 8th में क्या है? स्टडीज अब्रॉड। अगर इनके लिए, इन तीन कामों के लिए, द इंडिविजुअल मे अवेल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर एन अमाउंट in excess of the limit prescribed under LRS scheme। ये तो 2.5 लाख यूएसडी है ना, कौन सी स्कीम में आया है? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS scheme, as provided in regulation 4, if it is so required by a country of immigration, medical institution of offering treatment और यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिवली। तो अगर आपको इन तीन कामों के लिए पैसे चाहिए तो आप ज्यादा भी ले सकते हो। अगर वो हॉस्पिटल ज्यादा पैसे मांग रहा है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा चाहिए होंगे। अगर वो यूनिवर्सिटी ज्यादा मांग रही है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा चाहिए। तो इन कामों में अगर ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। फर्दर एफ, अब एक बात सोचो, पीछे ये लिखा हुआ था कि अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। क्या इन तीनों में भी आरबीआई का अप्रूवल चाहिए? नहीं, जिनमें आप डायरेक्ट पैसा ज्यादा ले सकते हो। इनमें आरबीआई क्या करेगा? अगर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है और ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो आरबीआई क्या करेगा? इसमें तो देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। फर्दर, इफ एन इंडिविजुअल रेमिट एनी अमाउंट अंडर द एलआरएस स्कीम इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो मतलब ये 2.5 लाख यूएसडी कितने टाइम के लिए है? 1 साल के लिए। देन द एप्लीकेबल लिमिट फॉर सच इंडिविजुअल वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम $2.5 लाख बाय द अमाउंट सो रेमिटेड। तो जितना आपने रेमिट कर लिया उसमें से 2.5 लाख में से वो कम हो जाएगा। एक बार मैं घुमाया, कितने ले गया? 1 लाख $US। भाई साहब क्या ही घूम के आया होगा, मैं मजा ही आ गया होगा। ठीक है, तो 1 लाख $US एक बार में यूज कर दिए, उसी साल दोबारा घूमने जाना चाहता हूँ, कहता हूँ 2 लाख दे दो, दे देंगे? कितना दे देंगे? मैक्सिमम 1.5 लाख। ठीक है, पर घूमने जा कहाँ रहे हैं? ऋषिकेश, क्या $US। Further that for per person who is resident but not permanently resident in India, देखो अब एक वर्ड आ गया, resident but not permanently resident। मैंने इस क्लास में एक चीज देखी कि अगर पढ़ाते रहो तो कहते हैं सर आप बोर कर देते हो, खाली पढ़ाए जाते हो। अगर थोड़ी सी बातें कर लो तो कहते हैं सर पढ़ा दो। सर करे तो करे क्या? डांस के दे दिखाओ। हाँ, इतनी फीस नहीं दिया आपने कि डांस भी दिखे आपको। चलो जी। फर्दर दैट फॉर अ पर्सन हु इज रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया, क्या है जी? रेजिडेंट है लेकिन क्या नहीं है? परमानेंट। अब एक नया वर्ड आ गया, अभी तक क्या पढ़ रहे थे? रेजिडेंट रेजिडेंट रेजिडेंट। अब ये परमानेंटली रेजिडेंट क्या है? देखो नीचे लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं पहले। फॉर द पर्पस ऑफ दिस आइटम, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और डेपुटेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन irrespective of the length or for a specific job or assignment, the duration of which does not exceed 3 years is a resident but not permanently। तो एक बंदा इंडिया के अंदर किसके लिए आया है? एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, या कहीं पे डेपुटेशन मतलब उसको कहीं पे अपॉइंट कर दिया गया है, या फिर किसी स्पेसिफिक जॉब या असाइनमेंट के लिए आया। क्या वो रेजिडेंट बन गया? क्यों नहीं बन गया यार? रेजिडेंट बन गया वो। लेकिन अगर उसकी जॉब का टाइम स्पेसिफाइड है कि ये 1 साल रहेगा, कितने साल रहेगा? क्या रेजिडेंट है या नहीं है? रेजिडेंट तो है उस टाइम के लिए, लेकिन वो परमानेंटली रेजिडेंट नहीं। लेकिन अगर वो जॉब का टाइम 3 साल से ज्यादा का है तो हम उसको क्या मानेंगे? वो क्या है? परमानेंटली रेजिडेंट। उसे क्या मानेंगे? परमानेंट। ये परमानेंटली रेजिडेंट खाली ऊपर वाली एक पॉइंट के लिए है, ए और बी, उसके अलावा ये कहीं पे भी यूज नहीं। हाँ, तो वो नॉन रेजिडेंट जिस दिन चला गया इंडिया से बाहर, तो किस पर्पस के लिए गया इंडिया के बाहर? अगर उन तीन पर्पस के लिए गया है तो जिस दिन गया है उस दिन से क्या हो गया? वो नॉन रेजिडेंट।
उस पीरियड में उसे परमानेंट रेजिडेंट मानेंगे इस कंडीशन के लिए जो ऊपर पढ़ने वाले हैं। फर्दर दैट फॉर अ पर्सन हु इज अ रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट, रेजिडेंट है लेकिन क्या नहीं है, परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है, इज अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान, मतलब वो सिटीजन होना चाहिए फॉरेन स्टेट का, लेकिन कौन से का नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। इज अ सिटीजन ऑफ, देखो इस लाइन से हमें एक चीज समझ आ गई, अदर देन पाकिस्तान लिखा है ना, तो इसको हम कुछ फायदा देने वाले हैं और पाकिस्तान वाले को हम फायदा नहीं देना चाहते, इसीलिए उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। सबके लिए क्या था, 2.5 लाख थी ना लिमिट, इसको थोड़ा और बेनिफिट मिलेगा। ये इंडिया में आया किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, रेजिडेंट बन गया, लेकिन ये परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, मतलब इसकी जॉब कितने टाइम की है, 3 साल तक की ही है, कम कम है उससे। दूसरी बात, और इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो क्या है, इंडिया का सिटीजन है, हु इज एन डेपुटेशन टू द ऑफिस और ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी और अ सब्सिडी और जॉइंट वेंचर इन इंडिया ऑफ सच फॉरेन कंपनी। इंडियन सिटीजन ही है, वैसे क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा, लेकिन इंडिया में किसी फॉरेन कंपनी या उसकी सब्सिडी या उसके जॉइंट वेंचर में उसे अपॉइंट करवाया गया है, और कितने टाइम के लिए अपॉइंट करवाया गया है, 3 साल से कम, क्योंकि कौन सा रेजिडेंट है, नॉर्मल, परमानेंट रेजिडेंट ये नहीं। may make remittance up to his net salary after deduction of taxes, contribution to PF and other deduction। वो कितना रेमिट कर सकता है, वैसे तो सबके लिए क्या था, 2.5 लाख, इसके लिए कितना है, उसकी नेट सैलरी, जितनी उसकी सैलरी है उतना वो रेमिट कर सकता है। लेकिन नेट सैलरी में क्या क्या हटा दिया इन्होंने, डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, मतलब टीडीएस कट रहा है तो गया, अगर पीएफ में कंट्रीब्यूट हो रहा है, ईएसआई में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो भी गया। ठीक है जी, तो एक रेजिडेंट जो क्या नहीं है, परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, वो चाहे तो अपनी नेट सैलरी तक की रेमिटेंस कर सकता है। नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करूं, 2.5 लाख, और अगर कोई ऐसा बंदा है जो सिटीजन बाहर का है पर पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है, या इंडिया का सिटीजन है और इंडिया के अंदर उसे अपॉइंट करवाया गया है, तो वो कितना कर सकता है, 2.5 लाख अपनी नेट सैलरी जितना रेमिट कर सकता है। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक। फर्दर अ पर्सन अदर देन अ इंडिविजुअल, क्या इंडिविजुअली पर्सन है क्या, पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने पीछे, कौन कौन आ रहा था, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स, एजेंसी, ब्रांच, ऑफिस, ये नहीं आ रहे थे, आ रहे थे, ये सब कौन है, अदर देन इंडिविजुअल। मे आल्सो अवेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी मुटाटिस मुटांटिस, मतलब एज इट इज, उसके जैसा ही, व्हेन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन द सेड एलआरएस स्कीम फॉर द पर्पस मेंशन्ड हियर इन अबव, इन पर्पस के लिए कंपनी, फर्म, ये सारे लोग भी 2.5 लाख यूएसडी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये लिमिट किसके लिए है, इन अ फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल ईयर में एक एक्टिविटी के लिए पैसा निकाल लिया, तो दूसरी एक्टिविटी के लिए जितना निकल गया उतना माइनस कर देना, बचा हुआ ही। 2.5 लाख में से 50,000 निकाल लिया, इसके लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अब घूमने जा रहा हूं तो कितने देंगे, 2 लाख ही देंगे। किसी भी चीज के लिए आपने निकाल लिया, 2.5 लाख से कम हो जाएगी वो लिमिट। ठीक है जी, चलो जी, फैसिलिटीज फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, द फॉलोइंग रेमिटेंस बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। तो वैसे तो बोला था इंडिविजुअल के अलावा के लिए भी कितनी लिमिट है, 2.5 लाख, लेकिन अदर्स के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए कि आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कौन सी रेस्ट्रिक्शन है देख लेते हैं। पर्सन अदर देन इंडिविजुअल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। डोनेशन, अगर मैं एज अ इंडिविजुअल डोनेशन देना चाहता हूँ, कितनी दे सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है, 2.5 लाख। एलआरएस के अंदर डोनेशन के लिए कितने निकालूंगा, 2.5 लाख ही निकाल पाऊंगा। अगर मैं एक कंपनी हूँ, कितने निकाल पाऊंगा, वैसे तो लिखा हुआ था 2.5 लाख, अदर देन इंडिविजुअल के लिए भी कितने हैं, 2.5 लाख है, लेकिन कुछ अलग से रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है, डोनेशन कर रहे हो एक्सीडिंग 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, और यूएस डॉलर कितना लिखा, 50 लाख, विच एवर इज लेस। अगर एक अदर देन इंडिविजुअल पर्सन क्या करना चाह रहा है, डोनेशन करना चाह रहा है, तो ये देखो पहले तो आपने पिछले 3 सालों में कितनी फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग करी है, क्या करा है, अर्निंग करी है फॉरेन एक्सचेंज में, उसका 1% या 50 लाख, विच एवर इज लेस, इतना ही डोनेशन आप कर सकते हो। अगर इससे ऊपर जाओगे तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन अ रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो डोनेशन कर रहे हो किसके रिगार्डिंग कर रहे हो, चेयर्स लगवा रहे हो कहाँ पे, किसी इंस्टीट्यूट के, वो इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इंडिया के बाहर। कहाँ पर है, इंडिया के। भाई तुम्हें अगर कुर्सियां लगवानी है तो जीएनडे की क्लासेस में लगवाओ, तुम्हें बाहर क्यों जाना है, कहने का मतलब इंडिया में लगवाओ, बाहर जाने की क्या जरूरत है।
तो अगर आपको बाहर जाना भी है, करनी भी है, तो जितना कमाया है ना पिछले 3 सालों में, उसका 1% बाहर डोनेट कर देना, इससे ज्यादा अलाउ नहीं करना। लेस बोल दिया ना, तो लेस में तो क्या ही आएगा, 1% वाला ही आएगा। बहुत ही बड़ी कुछ होगी तभी जाके 50 लाख में पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंचेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट फंड प्रमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने कोई फंड बना रखा है, उसमें आप पैसा डालना चाहते हो, कितना डालोगे, 1% या 50 लाख, whichever is less। 50 लाख क्या है, यूएसडी। contribution to a technical institution or a body or association in the field of activity of the donor company। जिस मेरी कंपनी डोनेट करना चाह रही है, मेरी कंपनी जिस चीज में काम कर रही है, बाहर का कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी उसी चीज में काम कर रहा है, मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, डोनेट करना चाह रहा हूँ, इन्वेस्ट नहीं क्या करना चाह रहा हूँ, डोनेट। लिमिट कितनी है, 1% या 50 लाख यूएस डॉलर, whichever is less। क्लियर है जी कहानी। तीनों पॉइंट में किसकी बात हुई है, एजुकेशन से रिलेटेड ही बात हुई है। एक में कुर्सियां लगवाई, एक में किसी फंड में कंट्रीब्यूट कर दिया। वो फंड किसका है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। और तीसरा क्या बात कर रहा है, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है या बॉडी है, एसोसिएशन है, उसके अंदर आप करना चाह रहे हो, तो भी वही लिमिट रहेगी। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। कमीशन पर ट्रांजेक्शन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया exceeding $25,000 और 5% of the inward remittance whichever is more। क्या कह रहा है जी ये पॉइंट, कमीशन दे रहे हो, किसको कमीशन दे रहे हो, बाहर के एजेंट को। किस चीज की कमीशन दे रहे हो, वो एजेंट इंडिया के अंदर क्या बिकवा रहा है, प्लॉट बिकवा रहा है। मतलब बाहर का बंदा इंडिया के अंदर क्या खरीद रहा है, प्लॉट खरीद रहा है। कौन सी ट्रांजेक्शन, कैपिटल। तो यहाँ क्यों लिखी हुई है, यहाँ कमीशन दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, कमीशन की बात कर रहे हैं। तो जिसने बिकवाई है उसको क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। तो कमीशन कितनी देनी है आपको, एक्सीडिंग 25,000 और 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस whichever is more, whichever is more लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो 25,000 या 5%। तो जितने का वो प्लॉट बिका है उतनी क्या होगा इनवर्ड रेमिटेंस, उस प्लॉट का 5% निकाल लो, या फिर 25,000 whichever is more, इतनी कमीशन आप दे सकते हो। ठीक है जी, तो मिनिमम कमीशन कितनी जाएगी, 25,000 तो देंगे ही देंगे। मान लो 1 लाख यूएस डॉलर का बेचा है, कितने का बेचा है, 1 लाख। तो 1 लाख का कितना परसेंट, 5%, कितना हुआ, 5,000। तो 5,000 और 25,000 whichever is more, मोर क्या है, 25,000। तो मैं 25,000 तो कमीशन दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। किस चीज के लिए, इंडिया के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स या रेजिडेंशियल प्लॉट्स बेचने के। ठीक है जी, रेमिटेंस एक्सीडिंग यूएस डॉलर कितना है, 1 करोड़ पर प्रोजेक्ट फॉर एनी कंसल्टेंसी सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब मैं क्या ले रहा हूँ, कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहा हूँ। क्या इंडिया के बाहर से कोई कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं ले सकती। अगर आप कंसल्टेंसी सर्विसेज किसके रिगार्डिंग ले रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कितनी कमीशन दे सकते हो, 1 करोड़ तक दे सकते हो। 1 करोड़ से ऊपर दोगे तो आरबीआई का अप्रूवल, क्या लेना है, आरबीआई का अप्रूवल। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है तो ये लिमिट 1 करोड़ से सीधा कहां पहुंच गई है, 10 लाख। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में हर जगह ज्यादा पैसा लगता है, तो वहां की कंसल्टेंसी में पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो आरबीआई के अप्रूवल नहीं चाहिए, प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। फिर आगे बढ़ो, रेमिटेंस एक्सीडिंग यूएस डॉलर 1 करोड़। तो अप्रूवल कब चाहिए, रेमिटेंस एक्सीडिंग यूएस डॉलर 1 करोड़। ठीक है जी, रेमिटेंस एक्सीडिंग 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया और यूएस डॉलर 1 लाख whichever is higher by an entity in India by way of reimbursement of pre incorporation expenses। किसकी बात कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा है ये, वाह, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिख लो। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो अगर आप रेमिटेंस रेमिटेंस कर रहे हो, किसके रिगार्डिंग रेमिटेंस कर रहे हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो कितनी लिमिट दे रखी है, जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर लाई है आपकी कंपनी ने, 5% उसका या 1 लाख whichever is higher। इससे ज्यादा करोगे तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब देखो ये जो पॉइंट्स है आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि इसमें कनेक्शन कैसे बना है। बाकी याद तो लिमिट्स आपको करनी ही पड़ेगी। एक क्वेश्चन फैमा में से इस बार ऐसी ही लिमिट्स के ऊपर पूछा गया, जिसमें शायद ये कमर्शियल फ्लैट, रेजिडेंशियल फ्लैट या कमर्शियल प्लॉट बेचा गया था, उसकी कमीशन जा रही थी। हाँ, अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी तो एबीसी एनालिसिस भी मैंने डाल रखा है।
वो आपकी मर्जी है। जब मैं सितंबर या मई वाली डालूं तो उसे देख लेना, ठीक है जी, चाहे बोरिंग लगे चाहे इंटरेस्टिंग लगे। हाँ मई वाली, वही मैंने बोला, मई एंड सितंबर दोनों, ठीक है जी। Procedure. The procedure for drawal or remittance of any foreign exchange under this schedule shall be same as applicable for remitting any amount under the said LRS. तो जो इंडिविजुअल का प्रोसीजर है वही किसके लिए रहने वाला है प्रोसीजर, अदर पर्सन के लिए भी वही प्रोसीजर रहने वाला है। क्या हमने प्रोसीजर पढ़ा है? तो हमने तो जब उनका ही नहीं पढ़ा तो इनका क्या पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो दिया भाई नहीं मॉड्यूल में तो हम क्यों पढ़ेंगे। इफ द ट्रांजेक्शन इज नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द अबव 3 शेड्यूल, तीनों में ही ट्रांजेक्शन का नाम नहीं लिखा हुआ, इट कैन बी फ्रीली अंडरटेकन। तो उसको आप कैसे कर सकते हो, फ्रीली कर सकते हो, कोई अप्रूवल नहीं, कोई लिमिट, ठीक है जी। एग्जेम्पशन फॉर रेमिटेंस फ्रॉम आरएफसी अकाउंट। आरएफसी का मतलब रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। अगर मैंने एज अ रेजिडेंट एक अकाउंट खुलवा रखा है, कौन सा, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, ऐसे ऑप्शंस भी आपको बैंक देता है। अगर आप इनमें से पेमेंट करोगे तो आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड वेयर एनी रेमिटेंस हैज टू बी मेड फॉर द ट्रांजैक्शन लिस्टेड इन शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 क्यों नहीं लिखा, वो तो प्रोहिबिटेड है, वो तो हो ही नहीं सकती है। तो 2 एंड 3 में अगर आप पेमेंट कहां से कर रहे हो, अपने आरएफसी अकाउंट से कर रहे हो, आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। एग्जेम्पशन फ्रॉम रेमिटेंस ऑफ EEFC अकाउंट, ये भी एक अकाउंट है, क्या नाम है, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, EEFC अकाउंट। तो मैंने एक अकाउंट खुलवा रखा है यही वाला, अगर मैं इसमें से पेमेंट कर रहा हूं तो भी मुझे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन इफ पेमेंट हैज टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, लेकिन अगर नीचे दी गई ट्रांजैक्शन के लिए कर रहा हूं तो मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखो आरएफसी में कोई भी ट्रांजैक्शन करो कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन EEFC में वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 3 ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, 2 ट्रांजैक्शन लिखी हुई है जिनके अंदर क्या है, अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। पहला क्या था, रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप फॉर P&I क्लब। कौन से शेड्यूल की ट्रांजैक्शन है ये, शेड्यूल 2 की। इसमें मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना था, लेकिन अगर आप EEFC से कर रहे हो तो भी आपको अप्रूवल लेना है, तो भी आपको क्या करना है, अप्रूवल लेना है। और अगर ये ट्रांजैक्शन में आरएफसी से कर रहा हूँ, अप्रूवल लेना है, नहीं लेना है। आरएफसी में कोई अप्रूवल नहीं चाहिए किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, EEFC में भी नहीं चाहिए, लेकिन इन 2 ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल चाहिए। एक हो गया P&I क्लब और दूसरा क्या हो गया, कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट अब्रॉड, जो हमने ऊपर पढ़ा था शेड्यूल 3 के अंदर, फ्लैट्स बेचने के लिए, प्लॉट बेचने के लिए, कितना, $25,000 और 5%, विच एवर इज मोर, इसके अंदर भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक और लिखा हुआ है, रेमिटेंस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया और $1 लाख। क्या पढ़ा लग रहा है ये, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, जो हमने अभी शेड्यूल 3 में पढ़ा था। अगर ये 3 ट्रांजैक्शन EEFC अकाउंट से कर रहे हो अप्रूवल लेना पड़ेगा, और ये 3 ट्रांजैक्शन अगर आरएफसी से कर रहे हो कोई अप्रूवल जरूरत नहीं है। उसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो भी अप्रूवल की जरूरत नहीं। और अगर शेड्यूल 1 वाली कर रहे हो आरएफसी से तो वो तो कर ही नहीं सकते, वो तो प्रोहिबिटेड है, ठीक है जी। एग्जेम्पशन फॉर पेमेंट बाय इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड व्हाइल ऑन अ विजिट अब्रॉड। तो अगर आप इंडिया के बाहर घूमने गए हो और आपने क्या बनवा लिया है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। इफ अ पर्सन इज ऑन विजिट अब्रॉड इट कैन इनकर एक्सपेंडिचर स्टेटेड इन द शेड्यूल 3 इफ ही इनकर इट थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। मजे से उस इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के मजे लो, कोई लिमिट आपके ऊपर नहीं लगेगी, कोई 2.5 लाख, कोई 5 लाख, कोई लेना देना नहीं है। जितना आपका क्रेडिट कार्ड अलाउ कर रहा है उतना पैसा आप खर्च कर सकते हो। बढ़िया चीज है, नहीं है? तो आज ही जाते ही पहले इंडिया का बनाओ ना बनाओ, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड जरूर बनाओ। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड बनाने वाला, क्या बात कर रहे हो, हाँ नेशनल, ठीक है जी। नोट, LRS स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। Under the LRS scheme, all resident individuals, including minors, are allowed to freely remit up to $2.5 lakh per financial year। क्या पीछे पड़ चुके हैं हम? इंक्लूडिंग माइनर ले दिया, बिल्कुल। तो मतलब एक बच्चा भी घूमने जा रहा है तो वो भी क्या लेगा, 2.5 लाख USD लेगा, ठीक है जी। क्या बच्चे घूमने नहीं जाते हैं? जाते हैं बिल्कुल, तो आप रो क्यों रहे हो इस बात पे? और एनी परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ, करंट के लिए भी कैपिटल के लिए भी, इन सब या कॉम्बिनेशन के लिए आप ये अमाउंट ले सकते हो। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर द पर्पस मेंशन इन पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल। शेड्यूल 3 हमने पीछे पढ़ा हुआ है, उसके लिए भी 2.5 लाख ही लोगे। तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इन सब के लिए 2.5 लाख ले सकते हो आप $। माइनर भी ले सकता है हर फाइनेंशियल ईयर, इंडिविजुअल लिमिट ये। इन केस ऑफ रेमिटर बीइंग माइनर, अगर माइनर है रेमिटर, the LRS declaration form must be countersigned by the minor's natural guardian।
तो अगर माइनर ले रहा है तो वो जो फॉर्म होगा डिक्लेरेशन फॉर्म वो कौन साइन करेगा, उसके गार्डियन, नेचुरल गार्डियन जो होंगे। अब डिक्लेरेशन में क्या लिखा हुआ होगा कि भाई मैं किस चीज के लिए यूज करूंगा पैसे को, प्रोहिबिटेड सर्विसेज में मैं यूज नहीं करूंगा, और अभी तक मैंने 2.5 लाख से कम लिए, उससे ज्यादा मैंने नहीं लिए हैं। द स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू द कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ ट्रस्ट एक्सेट्रा। कंसोलिडेशन ऑफ रेमिटेंस ऑफ फैमिली मेंबर, मतलब फैमिली मेंबर्स को लिमिट को आप इकट्ठा भी करवा सकते हो। रेमिटेंस अंडर द स्कीम कैन बी consolidated in respect of family members subject to individual family members complying with the terms and conditions। हर मेंबर, बाहर एक बिल्डिंग खरीदनी है जी, बाहर क्या खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी फॉलो करना है, लेकिन लिमिट हाई है, 2.5 सबका जोड़ देंगे। लेकिन एक नीचे कंडीशन और लिखी हुई है, जब भी ऐसा काम करो तो वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे होनी चाहिए, जिन्होंने लिमिट जोड़ी है ना सबके नाम पे होनी चाहिए। ठीक है जी। Exception: clubbing is not permitted by any other by family member for capital account transactions such as opening bank account, investment, purchase of property if they are not the co-owner या co-partner of the overseas bank account, investment या property। तो अगर आपको फैमिली मेंबर्स की इनकम क्लब करनी है तो जो चीज खरीदने जा रहे हो उन सब में वो सब क्या होने चाहिए, को ओनर्स होने चाहिए, मतलब जॉइंट ओनर्स होने चाहिए। ठीक है जी। आज की क्लास यहीं खत्म नहीं करते हैं, चलो ठीक है, अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बची है। बच्चे रोने लग जाते हैं एकदम से, करते हैं करते हैं करते हैं। तब बढ़िया टॉपिक फैमा पढ़ा दिया आपको, बताओ यार, फैमा भी सीख गया।